स्टूडेंट्स, आज हम कोशिका विभाजन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि जो सेल डिवीज़न है वह दो प्रकार का होता है, माइटोसिस तथा मियोसिस। माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, जिसमें जो कोशिकाएं या डॉटर सेल संतति कोशिकाएं बनती हैं वे एक दूसरे के समान होती हैं, उसमें गुणसूत्र संख्या, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। दूसरा जो विभाजन होता है वह है मियोसिस। मियोसिस के अंदर गुणसूत्रों की संख्या तथा डीएनए की मात्रा जो है वह आधी हो जाती है। तो आज के लेक्चर में हम कोशिका विभाजन जो समसूत्री प्रकार का है उसका अध्ययन करेंगे। तो जो समसूत्री विभाजन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर अपन देखें कि द मेन रीजन्स व्हाई दिस डिवीजन अकर, तो जो भी हमारी वृद्धि है उसके लिए माइटोसिस के द्वारा ही नए भागों का विकास होता है। उसके साथ साथ अगर किसी प्रकार का रिपेयरिंग की ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए कि हमारे आरबीसी हैं जो 120 दिन के बाद मर जाते हैं, तो उनके स्थान पर नए आरबीसी निरंतर बनते रहते हैं, तो वह माइटोसिस की प्रक्रिया से ही बोन मैरो के अंदर बनेंगे। तो वहाँ पर माइटोसिस हो रही है, या कहीं चोट लग गई है तो चोट लगे हुए स्थान पर जो घाव भरने की प्रक्रिया, वुंड हीलिंग का प्रोसेस होगा, वहाँ पर भी हमें माइटोसिस के द्वारा ही नई कोशिकाएं मिलेगी। इसी तरह से कई जीव अलैंगिक प्रजनन करते हैं, तो अलैंगिक प्रजनन में भी नए जीव का विकास माइटोसिस के द्वारा होता है। तो हम कह सकते हैं माइटोसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, रिपेयर, रीजनरेशन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेल डिवीजन माइटोसिस है वह मुख्य रूप से कुछ कोशिकाओं में होता है, जैसे भ्रूण, त्वचा के नीचे जो जर्मिनल एपिथीलियम है, या हमारी आंत्र की जो म्यूकोसा है उसकी कोशिकाएं, इनमें निरंतर विभाजन देखा जाता है। कंटिन्यूस सेल डिवीजन जो है इनमें चलता रहता है। और जब जीव विकसित हो जाता है, उसकी पूरी वृद्धि हो जाती है, तो उसके कई भागों में विभाजन रुक जाता है। जैसे नर्व सेल्स हैं, या जो स्पाइनल कॉर्ड के जो सेल्स हैं, या ब्रेन के नर्व सेल्स हैं, इसी प्रकार से हृदय की पेशियां जो हैं वे विभाजन नहीं करती हैं, यानी अपने विभेदन के बाद, परिपक्व होने के बाद उनमें विभाजन नहीं होगा। अब जो सेल डिवीजन है, जैसा हमने शुरू में कहा, दो प्रकार का है, माइटोसिस तथा मियोसिस। माइटोसिस सोमैटिक कोशिकाएं यानी शरीर की कायिक कोशिकाओं में देखा जाता है, जबकि मियोसिस यह जर्म सेल्स के अंदर या सेक्स सेल के अंदर देखा जाएगा, जो प्रजनन से संबंधित होती है। जो मुख्य शब्दावली आती है हमारे विभाजन में उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे सोमैटिक सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स यानी हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स, कायिक कोशिकाएं, इनके अंदर जो जीन्स हैं वह समान बनी रहती है। तो जब सोमैटिक सेल में विभाजन होता है तो उसके द्वारा जो नई कोशिकाएं बनेगी, डॉटर सेल बनेगी, वह अपने जनक कोशिका के समान ही होगी। दूसरा जर्म सेल होती है जो प्रजनन की क्रिया से संबंधित है, और उसमें जब विभाजन होगा तो युग्मक बनेंगे, गैमेट्स यानी एग तथा स्पर्म सेल, ताकि यहाँ पर जो जीन्स हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भेजे जा सकें। इसी प्रकार से एक शब्द आता है डिप्लॉइड, द्विगुणित, यानी यदि गुणसूत्र की संख्या जोड़ी में उपस्थित है, डिप्लॉइड नंबर है क्रोमोसोम का, तो उसे हम डिप्लॉइड यानी 2n कहेंगे। और ये जब युग्मक बन जाते हैं तो युग्मकों के अंदर गुणसूत्रों की एक जोड़ी पाई जाती है, इसे हेप्लॉइड कहेंगे या n कहा जाएगा। तो जो हमारे स्पर्म और ओवम है वो अगुणित होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। अब देखिए, जो कोशिका विभाजन है उसको समझने से पहले हमें कोशिका चक्र, जो कोशिका का जीवन चक्र है, सेल साइकिल, उसका अध्ययन करना है। तो एक सामान्य कोशिका जब कोशिका चक्र के अंदर अपना जीवन चक्र पूर्ण करती है, तो उसके अंदर जो मुख्य प्रावस्थाएं अपन देखते हैं वह रहती हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ G1, ग्रोथ 1 या गैप 1 या
पोस्ट माइटोटिक स्टेज, माइटोसिस के उपरांत हो रही है। फिर इसके बाद जो है एस स्टेज आ जाएगी, जो सेकेंड स्टेज है। सेकेंड स्टेज यानी एस स्टेज। एस स्टेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है। फिर इसके बाद जो तीसरी प्रावस्था है G2, यह G2 प्रावस्था ग्रोथ सेकेंड या गैप सेकेंड या प्री माइटोसिस स्टेज, इसमें विभाजन की तैयारी की जाएगी। इन तीनों को मिलाकर हम इंटरफेज, अंतरावस्था कहते हैं। तो जो इंटरफेज है वो सबसे लंबी प्रावस्था है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरी जो है वह इंटरफेज है, जिसके अंदर हमने किया G1, S तथा G2। विभाजन की प्रावस्था बहुत ही कम समय तक जो है वो चलती है। यह इस प्रकार से, तो G1, S तथा G2। G1 के अंदर सामान्य वृद्धि, प्रोटीन संश्लेषण, आरएनए संश्लेषण, वृद्धि, विकास के कार्य होंगे। जब कोशिका निर्धारित कर लेती कि अब उसे विभाजन करना है, तो सबसे पहले जो है एस प्रावस्था के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और फिर इसके उपरांत विभाजन की तैयारी प्रारंभ हो जाएगी, और फिर कोशिका विभाजित होगी, जिसमें पहले केंद्रक विभाजित होगा, जिसे हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, जिसे हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। तो जो सेल डिवीजन है, ऑल लिविंग सेल्स कम फ्रॉम अ सिंगल अदर लिविंग सेल। जैसे आपने सेल थ्योरी के अंदर पढ़ा है कि रूडोल्फ विर्चॉफ ने सेल लीनिएज थ्योरी दी थी, और उन्होंने कहा था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी प्रत्येक नई कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका से ही विकसित होती है, जिसको हम सेल थ्योरी का एक भाग मानते हैं। और इस प्रक्रिया के तहत ही कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन देखा जा रहा है। ड्यूरिंग माइटोसिस न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड्स, केंद्रक का भी विभाजन होगा और दो संतति केंद्रक बनेंगे, और माइटोसिस के अंदर दोनों केंद्रकों में जो आनुवांशिक सूचनाएं होगी वो समान होगी। तो माइटोसिस जो है वह दो समान कोशिकाओं, दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। माइटोसिस प्रोड्यूसेस टू genetically identical cells. Mitosis is referred to the following stages. इसके अंदर जो माइटोसिस के अंदर हमने कहा कि इंटरफेज, और इंटरफेज के बाद डिवीजन फेज। डिवीजन फेज जो है उसको हम पुनः दो भागों में बांटते हैं। एक हो गया कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को हम पुनः चार भागों में बांटते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज तथा टीलोफेज। तो जो प्रोफेज प्रावस्था है, यहाँ पर कोशिका विभाजन की या केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम जो क्रोमैटिन तंतु है वह संघनित होते हैं, जल त्याग कर वह कंडेंस होंगे, जिसकी वजह से गुणसूत्र का निर्माण होगा। संघनित होते समय यह जो है हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्रोमैटिन जुड़ता है, और उसकी कॉइलिंग, रिकॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग से अंततः गुणसूत्र बनना प्रारंभ हो जाते हैं। प्रोफेज प्रावस्था के समय ही इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं, जो डीएनए है, यह डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ यहाँ पर जुड़ रहा है, और इस तरह से जो है क्रोमोनीमा बना। क्रोमोनीमा फिर एक अक्ष के चारों तरफ ऐसे लिपटना चालू हुआ, यानी कॉइलिंग। फिर इस कुंडलित को फिर वापस से कुंडलित किया गया, यानी रिकॉइलिंग। तो इस प्रकार से अंततः गुणसूत्र बन जाएंगे, जो पूर्णतया मेटाफेज प्रावस्था में विकसित हो जाते हैं। केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियोलस भी प्रोफेज प्रावस्था में क्रमशः विघटित होना चालू हो जाते हैं, धीरे धीरे लुप्त होना चालू हो जाते हैं। जंतु कोशिकाओं के अंदर सेंट्रियोल्स जो हैं वह विपरीत दिशा में पहले तो विभाजित होंगे। जो एस प्रावस्था थी इंटरफेज की, उसी में वो विभाजन प्रारंभ कर देते हैं, और प्रोफेज में विपरीत ध्रुवों तक पहुंच जाते हैं। जब वो विपरीत ध्रुव तक पहुंच जाएंगे तो फिर उनसे एस्टर का निर्माण होता है। एस्टर तर्कुतंतुओं का चारों ओर बिखरा हुआ भाग है, जिसमें से जो तंतु लंबे होते हैं और मध्य की ओर बढ़ते हैं उनको फिर हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। तो सेंट्रियोल, एस्टर्स तथा स्पिंडल फाइबर मिलाकर माइटोटिक अपरेटस या स्पिंडल अपरेटस कहलाता है।
यह चित्र आपको प्रैक्टिकल फाइल में प्रोफेज के लक्षणों के साथ बनाना है। तो प्रैक्टिकल्स के अंदर भी आप जब प्याज की मूल का अध्ययन करेंगे, उसमें माइटोसिस की स्टेजेस को स्टडी करेंगे, तो ये ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रोफेज में मुख्य भाग क्या हुए हैं। केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे गायब हुई, न्यूक्लियोलस धीरे धीरे गायब हुआ, क्रोमैटिन जालक जो न्यूक्लियस में था वह संघनित हुआ, पतले लंबे धागे समान गुणसूत्रों में विकसित हुआ, सेंट्रियोल या तारककाय जो पहले विभाजित हो चुका था वो विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगा। अब आ गई मेटाफेज। जो भी गुणसूत्र संघनित हुए थे वह कोशिका के मध्य में व्यवस्थित होने लगते हैं। इस मध्य भाग को हम सेल इक्वेटर या मेटाफेज प्लेट कहते हैं। जब वो बीच में व्यवस्थित हो रहे हैं तो उनका जो काइनेटोकोर भाग है वो तर्कु तंतुओं से जुड़ा रहता है या जुड़ जाता है। उन्हीं की सहायता से इनको मध्य में एकत्रित कर लिया जाता है। तो इस प्रावस्था को हमने मेटाफेज इसीलिए कहा, मध्यावस्था इसीलिए कहा क्योंकि गुणसूत्र जो हैं वो कोशिका के मध्य में एकत्रित हो गए। अब स्पिंडल फाइबर्स पूरी तरह से विकसित हो गए। यहाँ आप देख रहे हैं पोल से सेंट्रोमियर तक जो क्रोमोसोमल फाइबर्स हैं वो डेवलप हुए, और पोल टू पोल जो है वो कंटिन्यूस फाइबर्स यहाँ पर देखे जाएंगे। इस प्रकार से आप मेटाफेज की जो अलग अलग सेल्स में माइक्रोस्कोप के नीचे आप देख रहे हैं, तो बीच में गुणसूत्र जो हैं वो गहरे रंग से अभिरंजित किए गए हैं एसीटोकार्मीन स्टेन के द्वारा। तो इस तरह से मेटाफेज प्रावस्था के अंदर बीच में यह अरेंज हो गए, और यह प्रावस्था जो है आप अपने प्रैक्टिकल फाइल के अंदर बनाएंगे और साथ में इसके मेटाफेज के जो लक्षण हैं वो भी लिखेंगे। अगली प्रावस्था है एनाफेज। एनाफेज के अंदर प्रत्येक गुणसूत्र लंबाई में चिर जाता है, बट जाता है, जिससे दो क्रोमैटिड प्रत्येक से बनेंगे। यानी जैसे हमने यहाँ पर एक लाल गुणसूत्र जो है यह दो क्रोमैटिड वाला गुणसूत्र बनाया, और यह गुणसूत्र अब दो भागों में बट गया, एक क्रोमैटिड ऊपर और एक क्रोमैटिड नीचे के ध्रुव की तरफ जाना चालू हो जाएंगे। तो जब यह ध्रुवों की ओर गति करेंगे क्रोमैटिड्स, तो इस प्रावस्था को हम एनाफेज कहते हैं। तो इस प्रकार से एनाफेज प्रावस्था में प्रत्येक गुणसूत्र सिस्टर क्रोमैटिड्स में बट जाता है। हर क्रोमैटिड विपरीत ध्रुवों की ओर गति करता है, जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा लगती है। हालांकि यह प्रावस्था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज चारों की तुलना में सबसे कम समय लेती है। तो एनाफेज जो है स्मॉलेस्ट इन ड्यूरेशन, शॉर्टेस्ट इन ड्यूरेशन। और जैसे ही ये गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, जैसा आप ये प्याज की मूल में देख रहे हैं, दे मूव टू द अपोजिट पोल्स, और विपरीत ध्रुवों की ओर इसलिए जाते हैं क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जो इनके काइनेटोकोर सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं वे संकुचित होते हैं। तो गुणसूत्र के क्रोमैटिड को विपरीत ध्रुवों की ओर खींच लिया जाता है। यह प्रावस्था आपको फाइल में ड्रॉ करनी है। जब आप फाइल इसकी बनाएंगे तो क्रम से आपको इन चारों को बनाना है। अंततः जब ध्रुव तक पहुंच गए तो फिर अब प्रोफेज के ठीक विपरीत कार्य चालू होंगे। तो टीलोफेज प्रावस्था जो है, जिसको हम कई बार एंटी फेज भी कहते हैं, यानी प्रोफेज के एंटी, तो इसमें जो केंद्रक कला है उसका पुनर्निर्माण चालू हो जाएगा, केंद्रिका पुनः बनने लगेगी, और जो क्रोमैटिड ऊपर पहुँचे हैं वो जल ग्रहण करके यानी हाइड्रेट होंगे और पुनः क्रोमैटिन नेटवर्क में बदलना प्रारंभ हो जाएंगे। कई कोशिकाओं में इसके मध्य में जो है साइटोकाइनेसिस भी प्रारंभ हो जाता है, यानी कोशिका द्रव का विभाजन भी प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से यह टीलोफेज का चित्र हुआ, जिसमें केंद्रक कला पुनः बन रही है, केंद्रिका न्यूक्लियोलस पुनः बन रहा है, गुणसूत्र जो हैं वह पुनः क्रोमैटिन जालक के अंदर परिवर्तित हो रहे हैं। अब आप देख रहे हैं जैसे मेंढक के अंदर जो मेंढक का अंडा है उसका विदलन हो रहा है, विदलन की प्रक्रिया भी माइटोसिस होती है। तो इस प्रकार से विदलन खांच के जरिए जो सेल है वो दो संतति कोशिकाओं में बदल जाएगा, और जब ये क्लीवेज फरो बनती है तो यहाँ माइक्रोफिलामेंट्स
जो एक्टिन तंतु होते हैं वो चारों तरफ एकत्रित हो जाते हैं, यानी यहाँ पर एक रिंग सी बन जाएगी एक्टिन के माइक्रोफिलामेंट्स की। और जब वो संकुचित होंगे तो ये दो डॉटर सेल का साइटोप्लाज्म अलग अलग बांट दिया जाएगा। और ये पादप कोशिकाओं के अंदर, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है कि जैसे ही क्रोमैटिड्स विपरीत ध्रुव की तरफ पहुँचे तो गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रवी जालिका भी बनना चालू हो जाती हैं। गोल्जी बॉडी के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट के कण बनते हैं, इनको हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। यह फ्रेगमोप्लास्ट जो है वह एकत्रित होकर यहाँ बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स द्वारा लाए जाते हैं। तो फ्रेगमोप्लास्ट क्रमशः एकत्रित होते चले जाते हैं और यह बाहर की तरफ बढ़ना चालू हो जाएंगे, जिससे सेल प्लेट बनेगी और ये सेल प्लेट या मध्य पटलिका, मिडल लेमेला का निर्माण होगा और पादप कोशिका जो है दो डॉटर सेल्स के अंदर बट जाती है। तो जो मुख्य रूप से अंतर है प्लांट और एनिमल सेल माइटोसिस के अंदर, कि एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल उपस्थित होता है जिससे स्पिंडल फाइबर बनते हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, केवल ट्यूबुलिन प्रोटीन के संघनन से स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होता है। एनिमल सेल के अंदर जब डॉटर सेल्स यानी साइटोकाइनेसिस होती है तो विदलन खांच से यानी कोशिका द्रव्य बीच में पिचक कर जो है दो कोशिकाओं को बांट देता है या दो संतति कोशिकाओं को अलग अलग करता है। प्लांट सेल के अंदर जो है बीच में मिडल लेमेला या सेल प्लेट का निर्माण होता है। तो यह जो है हमारे पास कोशिका विभाजन, माइटोसिस की जो आपको जानकारी इस वीडियो के ज़रिए दी गई, इसको आप और अध्ययन करें और इसमें जो चित्र बताए गए हैं वो चित्र आपको फाइल में भी बनाने हैं। अगले लेक्चर में हम मियोसिस का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।